मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 9 ओवरहेड्स सीएमए यूएसए पार्ट 1 सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट। वी हैव इन द लास्ट लेक्चर बेटे हमने बड़ी सारी बातों को लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया। मैं कुछ आपकी जर्नी एक और आगे एक स्टेप लेके जाना चाहता हूँ। मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा, डोंट गो फॉर एनी मटेरियल। अभी स्टडी रिव्यू किसी का मत देखना। मैंने सभी का देखा है इसलिए कह रहा हूँ अभी मत देखना। आफ्टर 2-3 लेक्चर्स मैं खुद ही बोलूँगा दैट प्लीज़ डू फ्रॉम हॉक और फ्रॉम ग्लेम और फ्रॉम वाइले। आप एक कोई भी ले सकते हैं बट अभी नहीं है यार। आप you have to open the register, you have to note down, because these are the concluding lectures that why we have done allocation, why we have done apportionment। तो वो सारी बातों को we will be discussing। आइए let's start with the journey। great morning, लेक्चर नंबर 9 ग्रेट मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आइए। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका। आज आपसे ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरा पास्ट टेंस बहुत अच्छा गया हुआ, मैं भी फेल हुआ। कितनी बार कहाँ फेल हुआ बेटे, ये मेरा दिल ही जानता है। बट द पॉइंट इज पास और फेल एक अलग एस्पेक्ट है, बट आप अगर उस चीज़ को पाने की दोबारा से कोशिश करते हैं, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। मैंने यही बात लिखी आज बेटे आपके लिए। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। आप 100% जब आप प्रेजेंट टेंस में देते हैं, मुझे मालूम है पास्ट टेंस में आपसे गलतियां हुई होंगी, मेरे से भी हुई थी, अभी भी होती हैं, बट अब हमें नई तरह की गलती करनी है। गलतियों को रिपीट नहीं करना और बार बार पुरानी बातों को सोचना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। आइए इन सभी अच्छी थॉट्स के साथ मैं चाहता हूं कि आपका सिटिंग पोस्चर कुछ ऐसा हो। लेक्चर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आप जब छोटे थे कितने खुश रहते थे, कितने जॉली रहते थे, कितने चेयरफुल रहते थे। एक बच्चा कहता है मैं अभी भी अच्छी बात है बेटा, अभी भी ऐसे ही रहना चाहिए। खुश रहने के बाद ही सब कुछ होगा। चलिए जी दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुननी है। आपका ध्यान, आपका अलर्टनेस लेवल, आपका कॉन्शियस लेवल, आपका अनकॉन्शियस माइंड, सब कुछ आज मेरी तरफ ही बिल्कुल आकर्षित या अट्रैक्टेड होने चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी कुछ ओवरहेड्स के बारे में बता दूंगा। 80-90% आपको एक जान में पता चल जाएगी यार दिस इज ओवरहेड्स। उसके बाद तो बेटा फॉर्मेलिटी है। आई थिंक आपको थोड़ा सा याद होगा इन द लेक्चर नंबर 1। अब ये फ्लो चार्ट बनाना नहीं, आप बना चुके हैं। लेक्चर 1 में मैंने ओवरहेड्स का आपको ऑलरेडी बताया था। इन लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स और डिटेल में डिस्कस किया बेटा। इंट्रो लेक्चर 17 लिए, फिर मैंने ओवरहेड्स में दोबारा से बताया। यहाँ पर मीनिंग लिखा था आपने दैट इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री और इन ऑफिस और इन सेलिंग और in research and development. That is named as overheads. And then we have said that there are 3 questions which you have to answer. What are the classifications of overheads? What are classification? When I say classification, factory classification, office classification, admin classification, selling classification, research classification. तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे। दूसरा क्वेश्चन था एलोकेशन क्या है, अपॉर्शनमेंट क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बेटे आज आपको सब कुछ मालूम है इन 8 लेक्चर्स के बाद। टुडे इज द 9th लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। बस बेटे आज ये जो लेक्चर है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं दैट व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन एंड व्हाई आई वांट टू डू एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द रियलिटी मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। आज सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं आपको। एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा मैं और उन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आई हैव टेकन 3 डिसीजंस। फर्स्टली, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, what I mean by factory overheads, what I mean by office overheads, what I mean by selling overheads, and secondly, what I mean by overhead distribution.
बेटे हमने लास्ट 8 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की तो बातें की, एलोकेशन की बातें की, अपोर्शनमेंट की बातें की, रीअपोर्शनमेंट की बातें की, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बातें की, फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रायल एंड एरर मेथड बताया, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, स्टेप डाउन मेथड बताया, रेसिप्रोकल सर्विसेज बताया, विद इन दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन किया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया और हमने ट्रायल एंड एरर किया। इतना कुछ तो किया बेटे। आंसर 1 और आंसर 2 देखिए। आज आपको लग रहा होगा ये मजाक है, बिकॉज आपको लॉजिकली बातें समझ आ गई है, बट ये जो भी कुछ किया किस लिए किया यार, क्यों किया एलोकेशन, वाई वी डिड अपॉर्शनमेंट, वाई वी डू सब अपॉर्शनमेंट, वाई वी हैव डन रीअपॉर्शनमेंट, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, वाई यू हैव डन दैट। गेटिंग अ पॉइंट बेटे। आज उसका आंसर देने वाला हूं। आपने ये सब कुछ क्यों किया है, क्योंकि आप वो सारे खर्चे को खींच के उस प्रोडक्ट में लाना चाहते थे। खींच के मतलब आप एब्जॉर्ब करना चाहते थे। जैसे कहीं पर भगवान, जैसे कहीं पर मान लेते हैं चाय गिर गई, आप चाय पी रहे थे, चाय गिर गई, तो आप क्या करते हैं, एक कपड़े से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको चाय को साफ कर देते हैं, वो चाय कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, उस कपड़े में, कॉटन के कपड़े में जाकर छुप गई। इट मीन्स द होल प्रोसेस जो आज तक आपने किया, एलोकेशन किया, अपॉर्शनमेंट किया, रीअपॉर्शनमेंट किया, और आपके पास प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट आ गई बेटे। अब उस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स में आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, तो वो जो खर्चा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का, जैसे लीवाइस जीन्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो जीन्स बना रही है, टी शर्ट्स बना रहे हैं, हमने रिपेयर मेंटेनेंस, हमने वेयर हाउस के खर्चे डिवाइड कर दिए, अपोर्शन कर दिया, रीअपोर्शनमेंट कर दिया। अब आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 जीन्स डिपार्टमेंट का आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ गया, आपके पास टी शर्ट का भी टोटल ओवरहेड्स आ गया। अब इनको क्या करना है, हमने डालना है, किसी के पल्ले डालना है, पल्ले डालना है। इट मीन्स वी हैव टू एब्जॉर्ब इट, वी हैव टू चार्ज इट, वी हैव टू कैलकुलेट द रेट, यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल बी चार्जिंग, कि भाई आपके पास इतने ये ओवरहेड्स आने चाहिए। बेटे उस प्रोसेस का नाम है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में देखिए मैंने क्या बताना है आज, इसके 2-3 लेक्चर्स लेंगे। बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन आज मैं एक तो बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाई वी डू एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और नेक्स्ट लेक्चर 10 में या 11 में आपको अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की बातें बताऊंगा। बेटे आपको ये फ्लो चार्ट बनाना नहीं था, आप ऑलरेडी लेक्चर 1 में बना चुके हैं। चलिए जी, मैं आगे चला। मैं भूपेश आनंद आज इस मटके का काम तमाम कर रहा हूँ। बस बेटे आज के बाद ये मटका दिखाऊंगा ही नहीं। आपको याद है लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 में मैंने इस मटके को दिखाया। मैंने कहा ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, द मीनिंग ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, द मीनिंग ऑफ एलोकेशन, द मीनिंग ऑफ अपॉर्शनमेंट, द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। आज करूंगा एब्जॉर्प्शन। बेटे आज ही से स्टार्ट होगी एब्जॉर्प्शन। आप सबको कसम है अगर आप कमर सीधी करके नहीं बैठे तो। और बेटे लेट के तो पढ़ना ही नहीं है, महापाप है। बेड के ऊपर लेट के पढ़ना इस महापाप। आप पापी ना बनना बेटे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज मुझे आपका पूरा अलर्टनेस लेवल चाहिए यार। आज मैं सेंटिमेंटल हो रहा हूं, देख लो। आज मैं कुछ मांग रहा हूं आपसे। आप लिखो, रजिस्टर ओपन करो, पहले लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। पहले लिखेंगे बेटा, मैं फिर कहानी शुरू करूंगा, अपनी कहानी बताऊंगा। आज मैंने बोलना है, बोलना है, बोलना है। एक बच्चा कहता है आप हर लेक्चर में तो बोलते हो, लेकिन बेटे आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें को के साथ बोलूंगा। तो आप लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, क्योंकि मुझे आज आपको क्लियर पिक्चर बतानी है, पूरा प्रोसेस समझाना है कि दाल मखनी कैसे बनती है, छोले भटूरे कैसे बनते हैं। आज तक हमने जो मेहनत की क्यों की, आज आपको समझ आएगा। तो आप पहले लिखो व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन इज चार्जिंग, एब्जॉर्प्शन इज चार्जिंग, एब्जॉर्प्शन इज चार्जिंग ऑफ overheads from
कॉस्ट सेंटर्स, बेटे कॉस्ट सेंटर तो मैंने बताया, वो आपको पहले 17 लेक्चर लिए थे, इंट्रो लेक्चर्स, उसमें बताया दैट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट सेंटर, द डिपार्टमेंट, द डिवीजन फॉर विच आई एम इंक्रीजिंग द कॉस्ट. For this, my production department is my cost center. My jeans department is a cost center. My t-shirt manufacturing department, production department is a cost center. तो आप लिख रहे हैं, एक बच्चे ने तो लिखना भी शुरू नहीं किया, उसके क्या यार, लिखो ना बेटे. Absorption is एलोकेशन बता चुका हूं आपको, अपोर्शनमेंट बता चुका हूं आपको, रीअपोर्शनमेंट बता चुका हूं आपको. बेटे अब गाड़ी आगे निकल गई. एब्जॉर्प्शन इज चार्जिंग, मतलब रीअपोर्शनमेंट के बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई, उसकी कॉस्ट को चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर्स, ये मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मान लेते हैं, फ्रॉम कॉस्ट सेंटर्स टू cost centers to products or to services, because we as a management accountant, I have to find out that how much is the cost of that product. Supposingly Levi's jeans के वालों के पास एक कस्टमर आता है, भाई मेरे को ये जीन्स बाय करनी है, तो the management accountant should know that how much is the cost of manufacturing that jean. Then only he can quote, that management accountant can quote, or the company can quote that this should be the selling price. So the point is, I want to charge, मैं उस जीन्स में, मैं उस प्रोडक्ट में, मैं उस सर्विसेज में, डायरेक्ट मटेरियल तो मैं चार्ज कर चुका हूं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, दैट मटेरियल विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू दैट प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी, डायरेक्ट कॉस्ट तो मैं ऑटो पहले से ही आपके सामने उसी प्रोडक्ट में डाल चुका हूं, क्योंकि मैं सीधा सीधा उसका संबंध देख सकता हूं, रिलेशनशिप चेक कर सकता हूं. बट द पॉइंट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स व्हिच आई हैव इनकर्ड. सो द पॉइंट इज, I have to charge the indirect cost, I have to charge the factory overheads, I have to charge factory office overheads, I have to charge selling and distribution overheads, I have to charge research and development overheads. तो मैं ओवरहेड्स को चार्ज करूंगा, डायरेक्ट कॉस्ट पहले से ही चार्ज कर चुका हूं. किस में चार्ज करूंगा ओवरहेड्स? प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में. किस तरह से चार्ज करूंगा? बाय मीन्स ऑफ, बेटे जैसे मैंने लिखा ना वैसे लिखना है, by means of absorption rate, by means of absorption rate for each cost center. आराम से बेटे, मैं चाहता हूं कि ये डेफिनेशन आप जरूर लिखें, उसके बाद लिखें ना लिखें मेरी बातों को सुने बस, लेकिन ये लिखने का काम यहां पे खत्म हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन इज चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. When I say, because I did service department, I have a portion to cost of service department to the production departments. So up to this point, my cost center is production department. It can be anything other than that also. But because I want to find out the absorption, so मैं लिख रहा हूँ absorption is charging of overheads from cost centers, from production department to products to services by means of absorption rate. एब्जॉर्प्शन रेट के माध्यम से, एक टूल के माध्यम से, जैसे आपको बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो थर्मामीटर चाहिए, ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कुछ मीटर चाहिए होगा, ईसीजी करनी है तो कुछ और चीज़ चाहिए होगी. इट मीन्स देयर इज अ टूल. मेरे को यहाँ पेन से लिखना है तो देयर इज अ टूल. इसी तरह से इफ आई वांट टू चार्ज द कॉस्ट, इफ आई वांट टू चार्ज द ओवरहेड्स टू दैट प्रोडक्ट और सर्विस, आई विल यूज अ रेट. दैट इज अ टूल and that rate is named as absorption rate. ठीक है जी, for each cost center that is named as absorption rate. तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा absorption rate. बेटे आराम से. तो भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा है और ये बोल रहा है कि आपको कभी भी कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, भाई आपने टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए, इतनी मेहनत की, एलोकेशन की, अपोर्शनमेंट की, रीअपोर्शनमेंट की, फिर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल ली, ओवरहेड्स निकाल लिए, उस ओवरहेड्स को अब चार्ज भी तो करना है.
किसमें? प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में। तो जिस बेसिस पे आप चार्ज करोगे उसी का नाम है रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, रेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को किसी चीज से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में कुछ रखेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ रखेंगे। जैसे आप पहले फॉर्मूला लिख लें, इस दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, बहरीन में, मस्कट में, दुबई में, वेनेवर, कहीं भी अगर कोई भी रेट निकालना है तो बेटे एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स, जितने भी आपने ओवरहेड्स निकाले एलोकेशन के बाद, अपॉर्शनमेंट के बाद, रीअपॉर्शनमेंट के बाद, सर्विस डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट नील होने के बाद, खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जो कॉस्ट आ गई उसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसी बेस से, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आपको ए टू जेड सब कुछ क्लियर होगा। तो आप पहले फॉर्मूला लिखें जी, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कॉस्ट सेंटर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द बेस। Total overhead of the cost center, total overhead of that jeans production department, total overheads of that t-shirt production department divided by number of jeans of that department or divided by number of t-shirts produced by that department. So we can calculate the rate per jean or rate per t-shirt. That is named as overhead absorption rate. ठीक है सर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखें। चलिए जी, अब ये डिनोमिनेटर क्या होगा वो अभी देखेंगे, अब लिखना नहीं है जी, पेन नीचे रख लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज सुनो, मेरी कहानी सुनो। बेटे मैं आज आपको एब्जॉर्प्शन तक लेके जाना चाहता हूं। तो मैंने कड़ी कहां से शुरू की थी, शुरुआत कहां से की थी? मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि देयर आर टू डिपार्टमेंट्स। मैं उस मटके की बात कर रहा हूं, आप उस मटके को सोचो, मटका मटका। There are two departments, one is production department and second is service department, and now you are aware that what I mean by production department and what I mean by service department. So I am not explaining it again. The point is, first point we have already done that, and then I told you there are some types of costs which are direct costs, which are indirect costs. Indirect costs are incurred in the common, and they are to be either allocated or they are to be apportioned as per the basis. When you do allocation or apportionment first time among production departments and service departments, it is named as primary distribution. And when you divide, the service department cost to the production departments, that is my next step, that is named as reapportionment, or it can be named as a secondary distribution. ठीक है सर, ऐसे ही मैंने जैसे SD1 सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, याद आ रहा है बेटे? हमने इसकी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में डाली, फिर 2 में डाली, और अगर इंटर सर्विस डिपार्टमेंट है तो 2 में डाल दी उसकी, फिर SD1 2 की डाल दी। ये इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो बेटे ये मेहनत का नाम था रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। फिर आपने क्या किया, जब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन में डल गई तो ये खाली हो गए, खाली हो गए, हाँ ये नील हो गए, खाली खाली, ठन पाल। आप कई बार आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप ठन पाल हो जाते हो जब ज़्यादा मोबाइल देखते हो, एनर्जी वेस्ट होती है बेटा उससे। मत देखा करो ज़्यादा जब तक आपका एग्जामिनेशन क्लियर ना हो। मैं नहीं देखता, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता बेटा। सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 कि जब आपने अपॉर्शनमेंट कर दी, रीअपॉर्शनमेंट कर दी, वो अलग अलग मेथड्स लगाकर, कौन कौन से मेथड्स बताए थे? डायरेक्ट मेथड बताया था आपको, स्टेप डाउन मेथड बताया था आपको, रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड, वो अब मैं बता नहीं रहा, इतने लेक्चर्स लिए। तो आपके पास जो कॉस्ट आई वो खाली आ गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की और 2 की। एक का नाम है X और दूसरे का नाम है Y। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 कि जो आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की, लेट इट बी $X आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, एंड लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 ओवरहेड्स बी $Y मान लेते हैं। अब हम ये देखेंगे ये खर्चा, ये जो कॉस्ट सेंटर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, जो मैंने कॉस्ट सेंटर के लिए खर्चा किया, ये हुआ किस वजह से, किस लिए किया मैंने खर्चा। जैसे जीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आई डिड द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीन्स, सो आई विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ जीन्स।
then I can calculate that how much is the overhead rate which I should charge to one jean. Similarly, I can calculate the overhead rate for t-shirts. I think you are getting my point. आप क्या कर रहे हो, एक जीन के लिए और एक टी शर्ट के लिए आप ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हो. कैसे करेंगे? किसी को ऊपर रखेंगे, किसी को नीचे रखेंगे, न्यूमरेटर में कुछ होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा. जैसे करंट रेशो कैलकुलेट करते थे तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. बेटे रेट हो कुछ भी हो तो आपको रेट में एक न्यूमरेटर में चीज लेनी पड़ेगी और दूसरी डिनोमिनेटर में लेनी पड़ेगी. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो आपने एब्जॉर्प्शन रेट पर जीन्स निकाला. मैंने अज्यूम किया कि एक्स की वैल्यू $1,00,000 की है और मैंने ये भी अज्यूम किया कि नंबर ऑफ जीन्स 10,000 जीन्स बनाई आपने. तो बेटे एक मशीन में $10, एक मशीन में $10 की कॉस्ट आ गई. ये ओवरहेड रेट है बेटे, अभी इसमें जीन्स की कॉस्ट नहीं आई. दिस इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. मतलब अगर आप एक जीन्स की कॉस्ट निकालना चाहो, है ना, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो कहता है जी मेरे को एक जीन्स चाहिए. अच्छा ठीक है, जीन्स चाहिए. तो जीन्स की कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस से पहले आपको पहले कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच यू आर ऑल अवेयर ऑफ. वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड इज ओवरहेड्स. अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है. ये तो पहले से ही पता है, आपको पता ही होगा, पता ही चल जाएगा क्योंकि ये ट्रेसेबल है. मान लेते हैं ये तीनों मान रहे हैं बेटे. मैं देखो अज्यूम कर रहा हूँ, लेट इट बी 400 रुपीज. लेट इट बी द डायरेक्ट मटेरियल, द क्लॉथ विच वी हैव यूज्ड फॉर जीन्स, द जिप, द थ्रेड, द कॉस्ट, द डायरेक्ट लेबर, द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द रॉयल्टी विच वी आर पेइंग. लेट इट बी 400. एंड if I want to find out that how much is the overhead rate, I have just calculated. क्या निकाला था बेटे? 10 रुपए पर आवर पर मशीन. तो मैं ये 10 रुपए ऐड कर दूंगा और मेरे पास कॉस्ट आ गई 410 रुपए की. बेटे 410 रुपए की आपके पास कॉस्ट आई है. नाउ यू कैन ऐड द प्रॉफिट. Let it be 90 rupees as a profit. It means you can quote the selling price as ₹500. मैंने हाइपोथेटिकली सब कुछ सोचा है, आप इसमें घबराना मत कि 410, 90, 500 कैसे आ गया. मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, आपके माइंड में एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप क्या करेंगे. ये सारा काम प्रोडक्शन होने से पहले सोचेंगे. आप मुझे बताना टाइम टेबल जो आप प्रिपेयर करते हो कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ूंगा. आप उस दिन के सुबह बनाते हो या उस दिन के शाम को बनाते हो? बेटे सुबह बनाते हैं. एस्टिमेशन पहले बनती है, बजट पहले बनता है, टाइम टेबल पहले बनता है. आप मुझे बताओ, एक दिन स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले वाली रात में आप अपना पूरा टाइम टेबल, अपना बैग रेडी करते हो? भैया आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है. आप बताइए जी, बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले प्लानिंग करते हो या बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद प्लानिंग करते हो? कैसी बातें कर रहे हो यार. The point is, we all do estimation, we all do budgets, we all do planning, we all do in prior to actual production. एक्चुअल होने से पहले, सब कुछ होने से पहले हम एस्टिमेट करते हैं, हम बजट बनाते हैं, हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं. इसका मतलब अगर कोई कस्टमर लीवाइस जीन्स के फैक्ट्री में आया और अभी आपने जीन्स एक्चुअली में प्रोड्यूस नहीं की, तो क्या आप उस कस्टमर को ये कहेंगे कि यार अभी 1 महीने बाद आना, जब मैं एक्चुअली में प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे एक्चुअल खर्चा पता चल जाएगा. अच्छा, जब एक्चुअल खर्चा पता चल जाएगा तो एक्चुअल ओवरहेड रेट पता चल जाएगा. अच्छा, जब एक्चुअल ओवरहेड रेट पता चल जाएगा तो मैं एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँगा और उसमें प्रॉफिट ऐड करके आई विल टेल यू द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, प्लीज कम आफ्टर 1 मंथ. बेटे वो थप्पड़ मार देगा आपके मुंह पे. वो कहेगा सेलिंग प्राइस तो आज बता, आपके लिए रुकेगा थोड़ी, वो तो आपके किसी कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? It means the
ओवरहेड रेट, आज तक जो भी कुछ मैंने आपको बताया ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के लिए, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, खर्चे, बेसिस, रीअपोर्शनमेंट, वो सब कुछ एस्टिमेटेड था। आप सोच रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आप बजटेड कर रहे थे। एक्चुअली तो जब होगा तब होगा ना यार। आपने टाइम टेबल बनाया कि आज मैं 4 घंटे ये, 4 घंटे ये, 4 घंटे ये, टोटल 12 घंटे पढ़ूंगा। वो तो रात को देखोगे ना एक्चुअली में कि आपने जो सोचा था, प्यार तो होना ही था। 12 घंटे सोचे थे दैट यू विल स्टडी 12 आवर्स, और एक्चुअली में कितने घंटे पढ़े। यू गेटिंग द पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो द पॉइंट इज, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप जो भी कुछ करते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जो भी एब्जॉर्प्शन रेट, जो भी कुछ बातें मैंने ये बताई आपको, PD1 की, PD2 की, SD1 की, SD2 की, बेटे ये जो ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर रहे हो, ये बिगिनिंग में बन रहा है, एंड में नहीं बन रहा, एस्टिमेट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझना। दिस एब्जॉर्प्शन रेट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज रिकवरी रेट, क्योंकि हम उस कॉस्ट को खींच के नीचे ला रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। जिसके लिए खर्चा हुआ, आ तू मुझे दे, आ तू मुझे दे। जीन्स डिपार्टमेंट रो रो के बोल रहा है, कितनी जीन्स बनी, कितनी जीन्स बनी, कितनी जीन्स बनी, क्योंकि मेरे को जीन्स में खर्चा डालना है, मुझे जीन्स से रिकवरी करनी है, मुझे जीन्स को एब्जॉर्ब कराना है। इट मीन्स आई विल फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ जीन्स आई हैव प्रोड्यूस्ड। मजे की बात यह है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं, आप में से 90% बच्चे सोच रहे होंगे एंड में निकलता है बेटे it is always calculated in the beginning of the year. It is because timetable is always prepared in the beginning of the year, and we have to tell the price in the beginning of the year. Customers cannot wait up to the actual production, so we have to estimate in the beginning. We are going for a outstation tour, so we always estimate in the beginning. टूर में जाने से पहले एस्टिमेशन करते हो या टूर पहुंचने के खत्म होने के खर्चे के बाद एस्टिमेट करते हो? आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके पास एक कार है, आप कार ऑटोमोबाइल मैकेनिक के पास ले जाते हो, उसे कहते हो साहब इसकी ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो वो आपको पहले ही एस्टिमेट कर देता है कि साहब इस चीज के इतने, इसके इतने, इसके इतने, इतने इतने इतने, दिस विल बी द एस्टिमेटेड कॉस्ट। बट जब आप शाम को गाड़ी लेने जाते हो तो जो उसने एस्टिमेट बताया है उसी के आसपास होता है। कई बार सेम भी हो सकता है, कई बार डिफर भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी उसी के आसपास होगा। मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटे आज तक जो भी कुछ आपने ओवरहेड्स कैलकुलेट किए, इनडायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट किया, इनडायरेक्ट लेबर किया, नो डाउट हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो एक्चुअल एक्सपेंस तो होगा ही, तभी होगा। बट हमको वी हैव टू एस्टिमेटेड, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन द बिगिनिंग, वी हैव टू एस्टिमेट द कॉस्ट इन द स्टार्टिंग। सो मैंने यहां पे लिखा एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड इन द बिगिनिंग, नॉट एट द एंड। नहीं नहीं, कभी नहीं, एंड में नहीं निकालते यार। हाँ ये बात ठीक है कि डिफरेंस आएगा। आप जो सोचते हो कि इतने घंटे पढ़ूंगा, एक्चुअली में उतने घंटे नहीं पढ़ते, कई बार ज़्यादा पढ़ते हो, कई बार कम पढ़ते हो। आप अपना पेपर दे के आते हो स्कूल में, आपने कई बार मार्क्स लगाए कि एस्टिमेट इतने आने चाहिए और एक्चुअली में कुछ और ही होता है। हाँ मोटा मोटी सेम होता है, लेकिन डिफरेंस इज देयर। बट यू एस्टिमेट ऑलवेज बिफोर डूइंग एक्चुअल चेकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो आपको आज से एक बात समझनी है कि जो भी कुछ आप ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करोगे, जो भी रिकवरी रेट कैलकुलेट करोगे, जो भी अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करोगे, वो बिगिनिंग में होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। मैं अब जो बताने जा रहा हूं, यकीन मानिएगा जो अभी तक बताया है उससे इंपॉर्टेंट है। बेटे आपको मैंने अभी अभी एक बात ये बताई दैट यू हैव टू एस्टिमेट द एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट कैन ऑल्सो बी named as recovery rate. Absorption rate can also be named as recovery rate. अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें कुछ तो न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और कुछ डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। बेटा रेट तो तभी निकलेगा
अच्छा, मैंने ये कहा कि न्यूमरेटर तो बेटे सेम ही रहने वाला है, सेम रहने वाला, मैं भी बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। बेटे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे बजटेड, जो भी एस्टिमेटेड। अब तो आपको समझ आ गया कि वो जो कॉस्ट हम निकाल रहे हैं वो एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। बजटेड और एस्टिमेटेड ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, बजटेड और एस्टिमेटेड ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मतलब जो भी कुछ आपने न्यूमरेटर में रखा था वो बजटेड था, खर्चा था, ओवरहेड्स थे जो सर्विस से आए, जो इसके अपने थे प्रोडक्शन के, टोटल हो कितने आ गए, बजटेड तो ये। अब इसको हमें चार्ज करना है। अब बेटे चार्ज करने के लिए हमें किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने एक बात कहता हूँ, आप सुनना जरा ध्यान से। मैं आपसे कहता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है लीवाइस जीन्स, और वो जीन्स भी बनाती है और टी शर्ट भी बनाती है, ठीक है जी। मान लेते हैं ये जो कंपनी है जीन्स की, ये जो लीवाइस जीन्स है, बेटे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दो तरह की जीन्स प्रिपेयर करती है। मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय लीवाइस। वन इज टाइप ए एंड सेकंड इज टाइप बी। अच्छा, मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं, मुहैया करा रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि मैं क्या कह रहा हूं। 5000 जीन्स मॉडल ए की बनती हैं और 3000 जीन्स मॉडल बी की बनती हैं। बेटे डिजाइन होता है ना जीन्स का, किसी की फ्रंट पॉकेट होती है, किसी की साइड पॉकेट होती है, कोई फटी हुई जीन होती है, कोई फटी जीन। मैं मान के चलता हूं कि ये फटी हुई जीन है। फटी हुई जीन, हाँ आजकल बेटे फटी हुई जीन के एग्जाम मॉडल्स चल रहे हैं। फटी हुई जीन 3000 बनाई। साबुत जीन, साबुत मतलब फुल विदाउट फटी इज 5000। पूरी जीन 5000 बनाई, फटी हुई जीन 3000 बनाई। और मैं आपसे कहता हूं कि ये जो जीन्स का डिपार्टमेंट का सब अपॉर्चनमेंट के बाद जो खर्चा आया, मैं मान के चल रहा हूं भाई साहब 80,000 रुपीज आ गया। लेट इट बी डॉलर्स, लेट इट बी पाउंड, लेट इट बी यूरो, लेट इट बी एनी करेंसी, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज आई एम टेलिंग यू द लॉजिक। अब आने वाले 2 मिनट बड़े प्रीशियस हैं भाई साहब। मैंने कहा लीवाइस जीन्स के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 80,000 का कॉस्ट आया जीन्स का, सर्विस वर्विस का सबका अपॉर्चनमेंट करने के बाद। और फिर मैंने कहा ये 80,000 में 80,000 आया क्यों? क्योंकि ये 8,000 जीन्स बना रहे हैं, जिसमें 5,000 जीन्स टाइप ए की हैं, साबुत जीन्स हैं, और 3,000 जीन फटी हुई जीन है, फट गई, फाड़ दिया। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना हो तो 80,000 तो आएगा ही न्यूमरेटर में, क्योंकि मुझे ये कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी है। बट सपोज करते हैं अगर मैं डायरेक्टली 8,000 यूनिट्स, क्योंकि 5 × 3 8,000 से डिवाइड कर दूं, तो बेटे ये 10 रुपये पर यूनिट आएगा कि एक जीन में मुझे ओवरहेड 10 रुपये चार्ज करने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल गलत होगा। एक बच्चा कहता गलत होगा, मैंने कहा बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो साबुत जीन है, टाइप ए की जो जीन है, मैं एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, ये 1,000 रुपए की बेचते हैं और ये वाली जीन 800 रुपए की बेचते हैं। फटी हुई जीन 800 रुपए की बिकती है, साबुत जीन 1,000 की बिकती है। अब बताओ, जब आप उस 80,000 रुपीज की कॉमन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है, अगर आप 8,000 से डिवाइड कर देते हो, मतलब 5,000 जीन्स वो वाली और 3,000 जीन्स दोनों को जमा करके कैलकुलेट कर देते हो, तो क्या 10 रुपये पर यूनिट पर जीन का रेट ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे आपको एक फर्दर एनालिसिस ये करना है कि भाई अगर एक टाइप ए की जीन और टाइप बी की जीन, सुनना बेटे बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक जीन 1,000 रुपए की है और दूसरी जीन 800 रुपए की है। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 1,000 रुपए और 800 रुपए का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है टाइप ए ऑफ जीन्स और टाइप बी ऑफ जीन्स, व्हाई इट इज, किस कारण से आ रहा है यार? ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉडल ए है, टाइप ए है, उसमें कुछ हम फैब्रिक अच्छा वाला लगा रहे हैं, और जो मॉडल बी है, टाइप बी है, उसमें फैब्रिक थोड़ा सा लो क्वालिटी का लग रहा है।
बेटे हो सकता है नहीं, आप बताओ पहले तो मुझे लॉजिकली, ऐसा होता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। आप मार्केट में जाते हो जीन्स लेने, अलग अलग सेलिंग प्राइस की जीन्स होती है, किसी का कपड़ा कुछ है, किसी का कुछ है, किसी के पॉकेट कुछ है, किसी का डिजाइन कुछ है, कोई फटी हुई है, कोई साबुत है। तो बेटे इट कैन बी देयर that the point is that the selling prices differ because of the fabric which we have used. हो सकता है, इसका मतलब the difference can be due to material used. बोलो हाँ। एक बच्चे ने कहा हाँ। अच्छा, डिफरेंस सेलिंग प्राइस में इसलिए भी हो सकता है कि जो टाइप ए है, दोनों में फैब्रिक सेम यूज कर रहे हैं मान के चलते हैं, बट जो टाइप ए है उसका जो डिजाइन है उसको बनाने में हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, और जो टाइप बी है उसमें स्किल्ड नहीं चाहिए। इसका मतलब वो जो टाइप बी बनाती है वो 400 रुपए घंटे में काम कर देती है, बट जो टाइप ए बनाती है वो 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए घंटे की लेबर लेती है। इट मीन्स द डिफरेंस कैन बी ड्यू टू लेबर, टाइप ऑफ लेबर वी रिक्वायर। बेटे आराम से देखो, मैं कह रहा हूं ना जल्दी में हुई नहीं यार, मैं आपको रूट तक, तह तक लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो फॉर्मूला जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है, उसमें जो डिनोमिनेटर का रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो डिनोमिनेटर आएगा कैसे उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और मैंने जीन्स का एग्जांपल लिया, उसकी हेल्प से आपको ये सोचना पड़ेगा कि डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस कैन बी ड्यू टू सो मेनी रीजंस. So it is not viable, it is not viable to divide that 80,000 rupees with 8,000 number of total quantity used. बेटे ये तो ये बात हुई, गधे भी घोड़े भी एक साथ ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो गधे अलग होते हैं, घोड़े अलग होते हैं, और एक खच्चर होते हैं। जब वैष्णो देवी जाए तो खच्चर होते हैं, तो ऐसा हुआ खच्चर गधे घोड़े इकट्ठे किए, डिवाइड कर दिया? नहीं, आपको देखना है बेटे, गधे का रेट अलग है, घोड़े का रेट अलग है। तो यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ दोस जीन्स. इट कैन बी ड्यू टू मटेरियल कॉस्ट, इट कैन बी ड्यू टू फैब्रिक, इट कैन बी ड्यू टू लेबर, द टाइप ऑफ लेबर विच यू आर यूजिंग. बेटे ये डिफरेंस और भी हो सकता है, आप सोचो ना बेटे, सोचना है ना। क्या पता ये कंपनी, ये जो जीन्स बना रहे हैं टाइप ए और टाइप बी, इसमें क्या पता लेबर आवर्स, लेबर सेम है, बट टाइप ए ऑफ जीन्स को बनाने में ज्यादा घंटे लगते हैं लेबर के, एज कंपेयर टू मशीन, एज कंपेयर टू टाइप बी. और मैं ये भी कह सकता हूं, इट कैन बी ऑल्सो देयर कि भाई जो टाइप ए है उसमें जो मशीन यूज होती है, क्योंकि वो दूसरा डिजाइन है, उसमें मशीन आवर्स भी ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू बी, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है. बेटे मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, रटना नहीं है, लॉजिकली बात को समझना है. मैंने आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है. फॉर्मूला बताने को तो 1 सेकंड लगेगा, मैं बता दूंगा. मैं चाहता हूं आप फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना सीखो. मैं आपसे ये कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू डिराइव अ फॉर्मूला. मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए, और उस फॉर्मूले के लिए मुझे एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए. उसके लिए मुझे एक चीज न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए. अच्छा न्यूमरेटर तो मुझे पर्चा है कि पता ही है कि वो खर्चा है, दैट इज एक्सपेंस, खर्चा. बट डिनोमिनेटर तो अलग अलग हो सकता है. वो खर्चा किस बेसिस पे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है. वो जो खर्चा मैंने किया, वो जो ओवरहेड्स आए रीअपोर्शनमेंट के बाद, वो किस बेसिस में मेरे को रिकवर करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं. बेटे देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, जिसमें से मुख्य तौर पर मैंने आपको 2-3 बातें, 4 बेसिस बताए, और भी होंगे. बेटे एक बार जब आपको समझ आया ना हाउ टू कैच अ फिश, तो फिर तो जिस मर्जी सागर में जाके फिश कैच कर सकते हैं, है ना. लाइफ ऑफ अ पाई आपने मूवी देखी है, कहीं भी चले जाएं फिर तो मैंने कहा द डिफरेंस इन द मटेरियल, द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मॉडल्स ऑफ द सेम कंपनी जीन्स can be due to material use, can be due to labor, type of labor, can be due to machine hours, can be due to labor hours. Now it differs. So accordingly जिसके बेसिस पे डिफरेंस होगा मैं उसी को बेस रखूंगा. It means whenever I want to calculate the absorption rate or the recovery rate, no doubt the numerator is a kharcha, that is factory overheads, that is the total overheads of the production. But the point is by which figure I have to divide it,
what should be my denominator, you know, and denominator depends upon so many factors. It can be due to material cost, it can be due to labor cost, there can be a financial information, there can be a financial factor, there can be a non-financial factor. That I have to see. वही मुझे देखना है कि वो जो डिफरेंस आ रहा है वो फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, नॉन फाइनेंशियल की वजह से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, आवर्स की वजह से आ रहा है. बेटे जिसकी वजह से आ रहा है ना, वो उसी के बेसिस पे हम रेट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है जी. आइए पहले एक दो छोटी छोटी बातें लिख लें, फिर मैं आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा. बेटे ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे आज, बस लास्ट कड़ी है जो मुझे बतानी है. 5-10 मिनट लंबी क्लास हो भी गई तो घबराना किस बात का यार, क्योंकि मुझे कड़ी तो खत्म करनी पड़ेगी ना. तो आप लिखेंगे मेथड्स. एक बच्चा तो लेट भी गया, मैं टाई लगाकर खड़े होकर एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं यार. मेथड्स ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन. मेथड्स ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन. बेटे बड़े सारे मेथड्स हैं, मुख्य तौर पर मैंने 5-6 मेथड्स लिखे हैं. आप पहले लिख लें, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे. पहला मेथड हो सकता है द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ड्यू टू प्रोडक्शन यूनिट. से सेम तरह के यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड लिख लें. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, जब मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फैब्रिक अलग अलग यूज किया. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, जो मैंने एग्जांपल दिया था स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड का. प्राइम कॉस्ट, अभी शायद नहीं भी बताया, मैं बताऊंगा. प्राइम कॉस्ट अभी लिख लें बेटे, अभी लिख लें, आपको कसम होगी नहीं लिखा तो. लेबर आवर्स, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर आवर्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है. मशीन आवर्स, उन जीन्स को बनाने की का कारण है क्योंकि अलग अलग मशीन के घंटे लग रहे हैं. तो बेटे अभी आपने 3, 4, 5, 6 मेथड्स लिखने हैं. आप दोबारा से नहीं लिखा तो लिख लो, मैं फिर रिपीट करता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. मेथड्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन. मेथड्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन. One is production unit method. Second is direct material cost method. Next is direct labor cost method. Next is prime cost method. Next is machine hour rate method. Next is labor hour rate method. कुछ भी नहीं है यार, इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता. जो भी मेथड है ना उसी को भाग कर देंगे. अच्छा, अगर आप वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो परसेंटेज में आएगा. एक बच्चे को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, आप पहले लिखो. प्रोडक्शन यूनिट मेथड. बेटे ये तो कॉस्ट, ये कोई भी मेथड लगाओ खर्चा विल रिमेन सेम. मतलब आप कोई भी मेथड लगाओ, न्यूमरेटर 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 सेम रहेगा. बट डिनोमिनेटर 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 विल डिफर. हम आज अभी आने वाले 5 मिनट में किस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कब सिचुएशन में, किस सिचुएशन में कौन सा डिनोमिनेटर लेना है. तो इन केस of production unit method, I will divide by number of units produced. The formula will be, the numerator will remain same, and that is production or estimated overheads, because we do always in the beginning, divided by budgeted number of units produced. Let the case be, let the budgeted overheads be 2 lakh rupees per annum, and let the budgeted production be 50,000 units per annum. 2 लाख रुपए पर एनम मान लेते हैं बजटेड ओवरहेड्स हैं. हमने सोचा, बिगिनिंग में सोचा कि ये होगा, प्यार तो होना ही था, और हमने सोचा कि 40,000 यूनिट्स 50,000 यूनिट्स हम बना लेंगे तो हमारे हिसाब से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आया होगा. बड़ा सिंपल है, 1 यूनिट पे 4 रुपए पर यूनिट. सपोज करते हैं द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस इज ड्यू टू डायरेक्ट मटेरियल. इट इज ड्यू टू द फैब्रिक विच आई एम यूजिंग इन टाइप ए ऑफ जीन्स एंड टाइप बी ऑफ जीन्स. सो इन दैट केस आई विल बी यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल कॉस्ट एज अ बेसिस. अच्छा, जब भी मैं फाइनेंशियल कॉस्ट को बेसिस में लूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा. नहीं समझ आई? मैंने कहा जब भी मैं फाइनेंशियल कॉस्ट को बेस लूंगा तो मेरा आंसर परसेंटेज में आएगा. जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, बजटेड ओवरहेड्स न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, divided by, if the difference in the selling price is due to the fabric, I will divide by the budgeted direct material cost. Direct material cost. Now this is a financial information, so my net result will be, I have to multiply with 100. तो बेटे 100 तभी करते हैं जब आप कोई फाइनेंशियल कॉस्ट को अपना बेस लेते हो. तो मैंने लिखा लेट द बजटेड ओवरहेड्स बी 1 लाख, लेट द मटेरियल कॉस्ट बी 4 lakhs. So my rate will be 25% of direct material cost. इसका मतलब जितनी मटेरियल कॉस्ट होगी उसका 25% हम ओवरहेड्स का ऐड कर देंगे. मैंने दो बातें वैसे नहीं बताई हैं कि जब आप फाइनेंशियल कॉस्ट को डिनोमिनेटर में लेते हो तो आप 100 से गुणा कर दोगे. ठीक है जी. मैं आ गया जी नेक्स्ट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. मैंने कहा अगर स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर की बातें हो रही हैं, क्या पता टाइप ए ऑफ जीन्स में स्किल्ड लेबर चाहिए और टाइप बी में अनस्किल्ड चाहिए, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर है आपका फैक्टर रीजन, तो आपका रिकवरी रेट उसी से होना चाहिए ताल्लुक. और जब हम रिकवरी रेट में कॉस्ट का ताल्लुक लेंगे तो क्या लिखेंगे, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट अपॉन बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100 करना पड़ेगा. मैंने कहा अगर आप फाइनेंशियल कॉस्ट को ले रहे हो तो 100 में लेना पड़ेगा क्योंकि वो चीज परसेंटेज में आती है. बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख, बजटेड डायरेक्ट लेबर 5 लाख. आप देख रहे हैं खर्चा सेम रहेगा, ओवरहेड्स वही हैं. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर चेंज होगा. That is, I am calculating overhead absorption rate. So let it be like this. So 20%. Let be my budgeted overhead is 1 lakh, and let my direct labor cost is 5 lakhs. So I will do 1 lakh upon 5 lakhs into 100, and my net result will be that whatever will be the direct labor cost, I will add 20% of that, and that is representing the overheads. But अगर बेटे अब इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट के 1-2 रह गए है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटे. मैं कहता हूं अगर लेबर आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, लेबर टाइप ऑफ लेबर सेम है बट घंटे ज्यादा लग रहे हैं उस मॉडल को बनाने में, जो जीन्स फटी हुई है उसको फाड़ना पड़ता है, पहले बनाते हैं फिर फाड़ते हैं डिजाइन से, टाइम ज्यादा लगता है. तो if the difference in the selling price is due to the number of direct labor hours being devoted for that, so we will calculate as per the labor hours, and my rate will be budgeted overheads, that is 1 lakh upon budgeted direct labor hours. सब कुछ मैं पहले ही करता हूं ना, एस्टिमेट करता हूं ना. तो आप मान लेते हैं 2 लाख रुपए कि मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स हैं जो मैंने रीअपोर्शनमेंट करके कैलकुलेट कर लिए, प्राइमरी सेकेंडरी कर लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 घंटे लग जाएंगे तो 1 घंटे का रेट निकाल लेंगे. दैट इज माई डायरेक्ट लेबर आर रेट, दैट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज द रेट एज पर लेबर आर, और इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज लेबर आवर रेट. यू गेटिंग अ पॉइंट. बस बेटे लास्ट मेथड है, लास्ट बट वन है, मशीन आर रेट. चलिए आप इसको लास्ट मानिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंस. चलिए अभी पहले लिखते हैं ना, मशीन आर रेट का मतलब क्या है बेटे. आजकल का ज़माना ऑटोमेटिक ज़माना है, सेमी ऑटोमेटिक ज़माना है. आपके घर में वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, अपोलो टायर्स में टायर बनाने की मशीनें हैं. इट मीन्स एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है. इसका मतलब आप जब एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में देखते हैं कि बड़ी सारी मशीन्स हैं, धाएं 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 आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब सब कुछ तो मशीन्स में काम हो रहा है. क्या पता मॉडल ए जो जीन्स का है, जो लीवाइस जीन्स बना रहे हैं, क्या पता वो ऐसी मशीनों में यूज हो रहा है जहां पे घंटे ज्यादा लग रहे हैं. इट मीन्स मोर नंबर ऑफ मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मॉडल ए एज कंपेयर टू मॉडल बी. So in that case, I will calculate the overhead absorption rate. I will recover that kharcha on the basis of machine hours. तो लिखेंगे in case of automatic and semi-automatic machinery, in case of automatic and semi-automatic machinery, the machine hour rate is applied in absorption of factory overheads.
भैया जिस गांव जाओगे उसी गांव तो बोलोगे आप। जैसे वृंदावन जाओगे तो जय जय बांके बिहारी, गंगा मैया के जाओगे तो जय गंगे माता। इसका मतलब अगर मशीन आर्ट से रिलेशनशिप है, मतलब उसकी रिलेशनशिप, आपको अब ये चेक करना है कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी किससे ज़्यादा है। मतलब क्या उसकी लेबर आर्ट से रिलेशनशिप ज़्यादा है, क्या उसकी मशीन आर्ट्स की वजह से है, क्या मटेरियल कॉस्ट की वजह से मोहब्बत है, उसके 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 ढाई अक्षर किससे हैं। अगर मशीन आर्ट्स हैं तो मशीन आर्ट्स को बेस ले लेंगे, अगर उसके ढाई अक्षर लेबर आर्ट्स हैं तो लेबर आर्ट्स ले लेंगे, अगर उसके ढाई अक्षर मटेरियल कॉस्ट हैं तो मटेरियल कॉस्ट ले लेंगे। मुश्किल है ही नहीं, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है। तो आप लिखें बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आर्ट्स। मशीन आर्ट्स, ठीक है जी। मैं एज्यूम करता हूं कि बजटेड प्रोडक्शन जीन्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं 3 लाख, और हमको लगा कि इस डिपार्टमेंट में जितनी भी मशीनें हैं 15,000 घंटे चलेंगी, तो मैं 1 घंटे का रेट निकाल सकता हूं कि अगर 1 घंटा ये मशीन चली तो 20 रुपये पर घंटे की कॉस्ट आएगी। इट इज नेम्ड एज मशीन आर रेट। बेटे मैं अभी डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। अभी तो जस्ट एक आइडिया दिया है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन रेट, what is the formula for that, what is numerator and what is denominator, why denominator will change, because it has a relationship, you know, that overhead has a relationship, so we have to find out that relationship. मैं कहता हूँ आलिया भट्ट, तो रिलेशनशिप है ना बेटे रणबीर के साथ। आलिया भट्ट, Katrina Kaif, they don't have the relationship. You're getting a point? So we have to find out the relationship. So whenever I want to write down Alia Bhatt in the numerator, I have to divide it by Ranbir Kapoor only. I cannot divide it by Katrina Kaif. So I have to see the relationship. ठीक है जी। अब लास्ट में एक छोटा सा मेथड है। ये मेथड भले मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, लेकिन ये लिखवाऊंगा, है ना। ब्लैंकेट और अब्जॉर्प्शन रेट मत लिखो, छोड़ दो जी, कोई बात नहीं। एक लास्ट मेथड रह गया, ब्लैंकेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट और सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट देख लेंगे। छोड़ो ना। आई थिंक आज के लेक्चर में मुख्य तौर पर जो मैंने आपको बताना था वो यही बताना था कि अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर क्यों सेम रहता है, डिनोमिनेटर क्यों बदल जाता है, आप इसको क्यों बजटेड बोलते हैं, आप इसको क्यों एस्टिमेटेड बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, कि जो बजटेड जो आप सोचते हो वैसा कई बार होता है, कई बार नहीं होता। आपके एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। उसको हम बोलेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन। अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।